हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो बुक में आपको एनसीईआरटी बुक में जितनी भी टेबल्स आपको गिवन है, जितने भी मेन कंसेप्ट है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका पूरा रिविजन हो जाएगा पूरे ही चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एक एलिमेंट के। ठीक है, कितने ज़्यादा स्मॉल होते हैं ये आप बात कर लेते हैं। अगर मैं 1 मीटर की बात करती हूँ, अगर मैं 1 मीटर की बात करती हूँ, 1 मीटर के अगर मेरे को करने हो 2 पार्ट्स, तो आप क्या लिखते हो 1/2। ऐसे ही 1/4, दैट मीन्स 1 मीटर में हम क्या कर रहे हैं 4 पार्ट्स कर रहे हैं। तो एटम को हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में हम मेजर करते हैं। ठीक है, किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। इतना क्लियर है आपको? मतलब 1 मीटर में कितने नैनोमीटर्स होंगे, दैट इज 10⁹ नैनोमीटर्स होंगे इसमें, दैट इज 1/10⁹ नैनोमीटर्स होंगे 1 मीटर में। ठीक है, एक चीज और, रेडियाई। रेडियाई क्या होता है कि रेडियस ऑफ द एटम, एटम का जो रेडियस होता है उसे हम रेडियाई बोलते हैं, मतलब आर, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है हमारा इसके अंदर, जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है हमारा, और जो आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा रेडियस। ठीक है, इतना क्लियर है? रेडियाई का भी इसमें बुक में गिवन है हमें टेबल में, जो हमारी पहली टेबल है वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है और जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन शेल होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो एटम का स्ट्रक्चर स्पेरिकल शेप का होता है। इतना आपको क्लियर है किस शेप का होता है, स्पेरिकल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, स्पेरिकल शेप का होता है। ठीक है, और इसके जो है बीच में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बीच में, न्यूक्लियस। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और दूसरा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज किसमें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ये जो आउटर शेल है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, और जो हमारा ये होता है ये वाला, इस पार्ट में क्या अवेलेबल होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के जो ऊपर नेगेटिव का साइन होता है, तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो हमारा ये वाला जो होता है ऑर्बिट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव का साइन, और प्रोटॉन छोटा p और उसके ऊपर प्लस का साइन होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो सिर्फ n होता है उसका सिंबल, मतलब। ठीक है, इतना क्लियर है? न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं हमेशा। ठीक है, न्यूट्रॉन से क्या बनता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स हमेशा। ठीक है, इतना क्लियर है? सिंबल आपको पता चल गया। इलेक्ट्रॉन का होता है ई के ऊपर, छोटा ई के ऊपर माइनस का साइन, और प्रोटॉन्स के ऊपर होता है प्लस का साइन। ठीक है, और हमेशा पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं प्रोटॉन्स के, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं हमारे। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो प्रोटॉन्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इनका मतलब नंबर इक्वल होता है। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि नंबर जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट ये है, इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, कि एटम होल इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब एन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? आप यहाँ लिख सकते हो कि एटम होल इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब हो गया कि कोई चार्ज नहीं होता। देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और बचता क्या है, न्यूट्रल बन जाता है। तो प्लस माइनस को जैसे आप मैथ्स में काट देते हो, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो उसको कट कर देते हो, वैसे ही सेम इसमें है कि प्लस और माइनस काट देते हो तो कोई भी साइन नहीं होता है। कुछ एटम्स जो होते हैं बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें बोली गई है।
ठीक है, आपको स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम सिंबल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिंबल्स के बाद हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनके हम क्या बात करेंगे, सिंबल्स की बात करें। अब मैं एक पेपर पे यहाँ पे मैंने लिख चुकी हूँ यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल और एटॉमिक मास, इन चारों की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आपके जो सिलेबस में ना इस समय क्लास 9th में खाली 20 एलिमेंट्स की हमने बात की है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 20 एलिमेंट्स की हमने इसमें बात करी है जो आपको याद रखने हैं, जिनके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स ये सब याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं, आपको आसानी होगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे एक एटम के अंदर वो होगा आपका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, इतना क्लियर है। और एटॉमिक मास, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करती हूँ, एटॉमिक मास मतलब आप बोल सकते हो इसको मास नंबर भी आप बोल सकते हो। तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो होता है आपका एटॉमिक मास। जैसे हीलियम की बात करूँ, उसका एटॉमिक मास होता है 4। तो ये आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये आपको याद रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे आपको टेबल। ठीक है, इतना क्लियर है। एटॉमिक नंबर होता है जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक मास होता है जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपका हो जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, इतना क्लियर है। सबसे पहला एलिमेंट है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। पहला है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ठीक है, एटॉमिक मास आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो इसका एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 वो है हीलियम। ठीक है, हीलियम और सिंबल क्या होता है, He सिंबल होता है, एटॉमिक मास होता है 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और एलिमेंट है लिथियम। ठीक है, क्या होता है, लिथियम, इसका सिंबल होता है Li और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7। 4 देखते हैं, जिसका 4 एटॉमिक नंबर है वो है आपका बेरिलियम। ठीक है, इसका सिंबल होता है Be और इसका एटॉमिक जो मास है वो होता है 9। 5th एटॉमिक नंबर जिसका है वो है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन, इसका सिंबल होता है B और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 11। 6 देख लेते हैं। 6 है आपका कार्बन। कार्बन जिसका सिंबल आपको पता है क्या होता है, C होता है और एटॉमिक जो होता है, एटॉमिक मास वो होता है 12। 7 देख लेते हैं, जिसका 7 एटॉमिक है, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N और एटॉमिक मास होता है 40। 8 जिसका 8 होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसका सिंबल होता है O और जिसका एटॉमिक होता है, एटॉमिक मास 60। ये तो आपको रट गया होगा अभी तक न्यूमेरिकल्स कर करके, केमिकल इक्वेशन बना बना के। आगे देखते हैं, एटॉमिक मास जिसका होता है 9 वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल होता है F और उसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 19। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नियॉन। इसका एटॉमिक मास नंबर आपको पता है 10 होता है और इसका जो सिंबल हो गया वो हो गया Na और एटॉमिक मास हो गया आपका 20। नेक्स्ट देखते हैं 11। 11 आपका हो जाता है सोडियम। ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 23। 12 जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है वो है आपका मैग्नीशियम। और सिंबल होता है Mg और इसका एटॉमिक मास हो गया 24। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 पे एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम, इसका सिंबल हो गया Al और इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 27। ठीक है, नेक्स्ट 14 पे देख लेते हैं। 14 पे आपका आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन का आपका सिंबल हो जाता है Si और इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 28। नेक्स्ट देखते हैं 15। 15 आपका हो जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का सिंबल हो जाता है Mg और इसका जो एटॉमिक मास है वो हो जाता है आपका 31। सॉरी, मैग्नीशियम हम ऊपर कर चुके हैं, यहाँ पे हमारा आएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, ठीक है, इसका सिंबल होता है फॉस्फोरस का P होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है 31 होता है। ठीक है, 16 देख लेते हैं। 16 पे फॉस्फोरस के बाद है सल्फर। सल्फर जिसका सिंबल होता है S और एटॉमिक मास होता है 32। 17 आपका हो जाता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का सिंबल आपको पता ही है Cl होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 35। एटॉमिक नंबर 18 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 18 होता है आर्गन का। ठीक है, आर्गन का सिंबल आपको पता है Ar होता है और एटॉमिक मास की अगर मैं बात करती हूँ तो वो आपका हो जाता है 14। ठीक है, 19 पे आ जाता है आपका पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल होता है K और एटॉमिक मास आपका होता है 39। 20 पे आ जाता है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है आपको? अगर मैं आपको इसके साथ एक क्वेश्चन करवाऊं, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन पोटेशियम। पोटेशियम में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो आपको इसमें निकालना है। आपको एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक मास पता है। पोटेशियम कहाँ पे लिख रखा है हमने? यहाँ लिख रखा है पोटेशियम। देखो, पोटेशियम मैंने यहाँ लिख रखा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन K, दैट इज पोटेशियम में कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर हो गया 19, एटॉमिक मास हो गया 39। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको लिखोगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिसमें होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक मास कितना है इसका 39 इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करना है, एन लिख देंगे। प्रोटॉन्स कितने हैं आपके, जो कि एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 19। तो क्या हो जाता है? n इज इक्वल्स टू 39 माइनस 19, तो दैट मीन्स आपका आ जाता है 20 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर ऐसे पूछा जाए तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आपको पता चल गया एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। आपको इनको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? इनको लर्न करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लर्न करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, चलिए अब हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? बीच में होता है न्यूक्लियस और ये आपका होता है ऑर्बिट। ठीक है, न्यूक्लियस ऑर्बिट होता है। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और बाहर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे है ना, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक शेल, ये दो शेल, इलेक्ट्रॉन्स के शेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के शेल प्रेजेंट होता है। जो हमारा फर्स्ट शेल होता है उसका नाम होता है हमारा के शेल। ठीक है, जिसका होता है n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है,
सेकेंड होता है उसका नाम है आपका एल शेल, ठीक है, एल शेल का होता है n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। थर्ड शेल आपका, उसका थर्ड शेल का नाम होता है एम शेल, ठीक है, एम शेल जिसका होता है n इज इक्वल्स टू 3, और ये जो हमारा लास्ट शेल होता है उसका होता है आपका एन शेल, ठीक है। इतना क्लियर है, ये 4 शेल होते हैं, ठीक है। तो हम क्लास 9 में सिर्फ के शेल और एल शेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब एम और एन शेल जो है वो आप हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में जब आप पहुंच जाओगे तब आप पढ़ोगे, ठीक है। अगर हमें के शेल का पता लगाना हो कि इसके अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, इसकी कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स रखने की के शेल के अंदर, तो वो आप कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2n का स्क्वायर, ठीक है। n क्या होता है? डेजिग्नेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। के, आपको एक चीज और याद रखनी है, के शेल होता है आपका डबल, और जो हमारा नेक्स्ट होता है एल शेल, उसको आप बोलते हो आउटलेट, कि उसको एक ऑक्टेट पूरा करना है, एक आउटलेट पूरा करना है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो के शेल में कितनी कैपेसिटी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 2n हो गया इसमें 1, के शेल का है 1 का स्क्वायर करोगे दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रख सकते हो आप, ठीक है। चलिए एल शेल की अगर हम निकालते हैं तो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और शेल का भी निकाल लेती हूँ मैं, एम शेल और एन शेल, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में आपका n कितना है? 3 का स्क्वायर आप करोगे तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है दैट इज 18 आ जाएगा। 2 और इसका स्क्वायर करोगे 4 का, इसका होता है n4, तो 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका आ जाएगा 32, 2 इंटू 16 हो जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आप इसी तरीके से क्या करते हो, आउटलेट को भरते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर मैं इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं, देखो मैं एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ, हम क्या लेंगे? एटॉमिक नंबर लेंगे, ठीक है। हम किसकी बात करने वाले हैं? मैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, और ऑक्सीजन का होता है 8, और मैग्नीशियम का होता है 12। इसमें हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हमें आउटलेट को पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए हम पूरा करते हैं। मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है? 7, ऑक्सीजन का होता है 8, और मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। तो अगर मुझे मैं के शेल की बात करती हूँ, के और एल की हम बात करेंगे, तो इसमें हमें पूरा करना होता है। पहले में आप डाल सकते हो 2, और दूसरे में आप डाल सकते हो 8। इसमें 7 है तो पहले वाले के में मैं डाल देती हूँ 2, कितने बच गए? 5 बच गए। तो 5 मैं किस में डाल देती हूँ? एल शेल में डाल देती हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो के शेल की और एल शेल की हम बात करें, के में आपने 2 डाल दिया, बचे कितने? 6 बच गए, तो 6 जो है वो मैंने एल में डाल दिए। मैग्नीशियम की ऐसी ही मैं बात करती हूँ, के एल पहले में मैंने 2 डाल दिए, फिर उसके बाद इसमें 8 आ सकते हैं तो मैंने इसमें 8 डाल दिया, 10 हो गई, ये 2 बच जाते हैं, तो 2 नेक्स्ट शेल में चली जाएंगे दैट इज एम शेल में, ठीक है। 2 इसमें चले जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। इसी तरीके से आपके पास जितने भी ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पे आपको सब लिखना है। ये आपका एज अ होमवर्क है। आप मुझे खुद मैसेज करके, आप इंस्टा पे मैसेज करो, कमेंट करो, सबको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो और यहाँ पे लिख डालो, ठीक है। इतना क्लियर है कि होमवर्क है, इससे आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपको खुद करना है। अब इसके बाद हम करते हैं बात वैलेंसीज की। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है एक एलिमेंट की, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है? वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेती हूँ सबसे पहले लिथियम। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 3 होता है। अगर मैं जैसे शेल्स में डालती हूँ, चलो शेल में मैंने डाला 3 को, पहले के की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 होती है, और एल की 8 होती है, तो इसमें एक ही बचता है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, प्लस का साइन। आप देखते हो सिंबल्स के ऊपर प्लस का साइन होता है, और प्लस के साइन के साथ 2 भी लिखा होता है, माइनस भी लगा होता है किसी नंबर के साथ। तो प्लस का मतलब होता है कि डोनेट करना।
आप किसी को क्या कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो। और माइनस का मतलब होता है कि आप गेन कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, कि एक नंबर आप दे रहे हो या फिर ले रहे हो। गेन कर रहे हो तो माइनस लगाओगे, अगर आप डोनेट कर रहे हो, हटा रहे हो, तो आप प्लस का साइन लगाओगे। ठीक है, तो इसमें आप देखो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी लिथियम की, लिथियम की। इसकी होती है, देखो इसमें ऑर्बिट कंप्लीट करना था, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना था अपना, तो इसके लिए 7 को लेना आसान है या फिर एक जो बच रहा है उसको देना आसान है। तो ऑफ कोर्स एक देना आसान है, तो हम किसका साइन लगाएंगे, डोनेट कर रहे हैं, प्लस का साइन लगाएंगे हम। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, +1 हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है, +1 हो जाती है। अगर मैं अब बात करती हूँ मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का होता है आपका 12 होता है। अगर इसमें मैं पूरा करूँ तो ये आपका हो जाता है 2, 8, और मैं एम शेल में भी डाल देती हूँ, दैट इज 2 बच जाता है आपका। तो अब इसमें आपका कितना ऑर्बिट कंप्लीट करना था, इसमें आपको 16 कंप्लीट करना था, सॉरी 18 कंप्लीट करना था एम शेल में। तो इसमें 2 क्या करेगा, वो दे देगा, डोनेट कर देगा। तो मैग्नीशियम में क्या आ जाएगी, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2 को उसने क्या किया, डोनेट कर दिया, दे दिया। ठीक है, अगर मैं एक और की बात करूं, अगर मैं बात करती हूँ, चलो एक ऑक्सीजन की बात करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, ऑक्सीजन बड़ा, तो इसका क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें 2 दे दिया, सॉरी 8 होता है हमारा, तो इसने 2 दे दिया, 2 यहाँ पे के शेल में आ गया, एल शेल में कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये चीज़ हो गई इसके अंदर। अब हमें इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना था, इसे इसको 2 और की ज़रूरत है। तो 6 देना आसान है, लेना आसान है, ऑफकोर्स गेन करना आसान है, तो 2 क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा। तो इसकी माइनस गेन कर रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का साइन आ जाएगा। और कितना गेन कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो आप 2 लगा दोगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो दैट मीन्स इसका क्या बन जाएगा, O। ठीक है, O2 माइनस में। मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का बन जाएगा 2 प्लस में, और लिथियम का बन जाएगा, लिथियम का बन जाएगा L, और आपका आ जाएगा 1 प्लस में। ठीक है, तो अब ये वाले जो साइन होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, कैटायन और अनायन। ठीक है, तो ये 2 होते हैं, प्लस का साइन आ रहा है तो वो हो गया आपका कैटायन, और माइनस का साइन आ रहा है तो वो आपका एनायन हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलिए एटॉमिसिटी, एक एटॉमिसिटी की और बात कर लेते हैं। एटॉमिसिटी आपका होता है कि कितने एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे H2O है आपका, H2 है तो कितने प्रेजेंट है, 2 और 1, तो ये 3 प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये हो गई उसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्लियर हो गया है। अब एक चीज़ और, इस पेपर में आपको एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और वैलेंसीज करनी है पूरी। ठीक है, आपको वैलेंसीज भी इन सब की खुद से लिखनी है यहाँ पे आपको। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में करो, इंस्टा पे मुझे पेपर पे अपने सॉल्व की हुई उस पर आप पिक्चर भेजो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे इन दोनों का आपको एज अ होमवर्क चाहिए। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं और वैलेंसीज कैसे निकालते हैं। ठीक है, और आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करना है। आपको एटॉमिसिटी मैंने बता दिया क्या होता है, जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, एटॉमिसिटी आपकी 4 टाइप्स की होती हैं। पहला आपका होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है कि एक एटम जिसके अंदर प्रेजेंट हो। नोबल वाले जो होते हैं ना एटम्स, तो दैट इज He, Ne, आर्गन, तो ये सब क्या होते हैं आपके, Ne मतलब नियॉन, He मतलब हीलियम, और Ar मतलब आर्गन। ये सब क्या हो गए, मोनोएटॉमिक हो गए। सेकंड होता है आपका डायएटॉमिक। डायएटॉमिक क्या होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 एटम्स किसमें होते हैं, H2, N2, O2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इन सब में क्या होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। ट्रायएटॉमिक, ट्राई से आपको पता चल रहा है, जिसमें 3 होते हैं, 3 एटम्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन में 3 एटम्स। ठीक है, O3। नेक्स्ट देखते हैं पोलो एटॉमिक। पोलो एटॉमिक जिसके अंदर 3 या फिर 3 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 3। ठीक है, जैसे सल्फर, सल्फर का क्या होता है, S8 होता है, तो S8 क्या हो गया, ये पोलो एटॉमिक हो गया है। ठीक है,
इतना क्लियर हो चुका है, ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हमने मेन कंसेप्ट की बात कर ली है इसमें। आप बुक में भी देखोगे तो आपको सिंबल्स की टेबल मिल जाएंगी, आप कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हो वो सब अभी हम पढ़ते हैं। अभी मैं बुक पर लेकर जाऊंगी तो बुक में से हम समझ लेंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट और है जो कि है मोल कंसेप्ट, उसकी और हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट में क्या है आपका, अगर 1 ग्राम के अंदर कितने होते हैं 1000, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 किलोमीटर्स होते हैं। 1 डजन में कितने होते हैं 12 पीसेज होते हैं। वैसे ही एक मोल के अंदर कितने होते हैं एटम्स प्रेजेंट, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, या फिर आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसी नंबर को क्या बोला गया है, इसी नंबर को बोला है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसी नंबर को बोला गया है। मोल कंसेप्ट के अंदर हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, दैट इज n इज इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M और n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे n होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, m होता है आपका गिवन मास, जो कि अगर ग्राम में मास दे रखा हो आपको तो वो आता है आपका m। ठीक है, कैपिटल M आपका होता है मॉलिक्यूलर मास मतलब AMU। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है n, जो कि होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स बोल दो, मॉलिक्यूल्स बोल दो, पार्टिकल्स बोल दो, आयन्स बोल दो, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी कैपिटल N में। और आपको एवोगाड्रो नंबर तो पता ही है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स इसके अंदर सॉल्व करने के लिए आएंगे मोल कंसेप्ट के अंदर, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, हमने अभी तक जितने भी मेन चीज़ें थी वो सभी हमने क्या पढ़ी है, इसके अंदर पढ़ ली है। मोल कंसेप्ट हो, वैलेंसी हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक मास हो, और स्ट्रक्चर की बात करें नेक्स्ट चैप्टर में जो है उसमें हम स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो, एटम हो, हम मेन चीज़ों की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बुक पे चलते हैं, बुक में हम देखते हैं हमारा क्या क्या चीज़ें रह गई हैं वो और हम देख लेते हैं। चैप्टर में आ गए हैं, देखते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में ही बोल रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता ही है क्या होता है, एक्टिविटीज़ हम ऑलरेडी पढ़ी है हमने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शंस। आप चाहे बुक में भी मास कर सकते हो, तो मैं इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो पढ़ते चलते हैं हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही होता है कि मास जो है ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है ना, केमिकल substances the elements is also always present in the definite proportion में उसका जो मास है वो प्रेजेंट होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में। ठीक है, क्लियर है इतना। और ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है उनके जितने भी पोस्टुलेट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। मैटर एक टाइनी पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शंस में प्रेजेंट होता है। एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि मास, जिसमें मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है आपका। ठीक है, एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट जो आइडेंटिकल होते हैं मास। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटम्स एक रेशियो में, एक स्मॉल होल नंबर्स में फॉर्म की टू फॉर्म अ कंपाउंड बनाने की फॉर्म में कंबाइन होते हैं एटम, जिसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ द एटम आर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में इसमें लिखा है कि हम जो स्टिल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हम एटम्स जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही था हमारा ये दोनों चीज़ें। अब इसके बाद हमें यही गिवन है कि एटम कितना क्या होता है, किस में मेज़र किया जाता है, नैनोमीटर्स में मेज़र किया जाता है, लिखा है ना मेज़र इन नैनोमीटर्स। ठीक है, रेडियाई मैंने आपको बताया, जो डिफरेंस होता है न्यूक्लियस और जो आउटर शेल होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो स्ट्रक्चर है हमारा एटम का उसमें, तो वो होता है आपका रेडियाई ऑफ एन एटम। तो वही दे रखा है कि एटम ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है 10 को -10 ऐसे लिख रखा है कि पावर, ऐसे रेडियस लिख रखा है सभी का। ठीक है,
इतना क्लियर है। फिर उसके बाद आपको ये एक सिलिकॉन की इमेज, एटम की इमेजेस गिवन है कि कितने सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे आपको ये कुछ सिंबल दे रखे हैं। डल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स की फॉर्म में हमें एलिमेंट्स को किया था। ठीक है, ये उसका पिक्चर हमें गिवन है। आगे देख लेते हैं। तो इसमें देखो कुछ मेन चीज़ें इसमें गिवन है। जैसे नेम जो था कॉपर का, टेकन लिया गया था फ्रॉम द साइप्रस से, तो उसका सिंबल क्या हुआ कॉपर का, ये सब चीज़ें इसके अंदर बता रखी है। ठीक है, तो इन दिनों में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो अप्रूव करती है नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल्स और यूनिट्स को। ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे हाइड्रोजन का H, एल्यूमिनियम का Al, नॉट Al। ये भी आप याद रखना कि दोनों चीज़ें कैपिटल में नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट या फिर आपका जो सेकंड लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है और फर्स्ट लेटर जो होता है वो अपर केस में होता है। ठीक है, कोबाल्ट CO होता है, कैपिटल में O नहीं होता है। ठीक है, ये भी आपको सिंबल्स में याद रखना है। आपको ये पूरी सिंबल की टेबल गिवन है, ये हमने सिंबल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar। तो देख सकते हो आप जितने भी सेकंड लेटर्स हैं वो सारे ही लोअर केस में है, लोअर, कैपिटल नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे इसमें एटॉमिक मास की बात की गई है। एटॉमिक मास मैंने आपको बताया ही था क्या होता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आपको छोटी सी टेबल कुछ एलिमेंट्स की गिवन है। आपको एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ये आपको लर्न करना है। ठीक है, अब हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कैसे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट नहीं होते। एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस इंटीग्रेट इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म अ मैटर को फॉर्म, जिससे दैट वी कैन फील, सी और टच कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमें बताया गया है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जो कि केमिकल बॉन्ड बनाते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के या फिर कंपाउंड के, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी सब दिखाते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, एटॉमिसिटी आपको पता है, 4 तरीके की मैंने बताई थी, अभी बताई थी। ठीक है, और ये वाली जो टेबल है इसमें ये बता रखा है कंबाइनिंग एलिमेंट्स। ये मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, रेशियो भी आपको गिवन है। ठीक है, ये सब तो बहुत ही ईजी है, एलिमेंट, कंपाउंड। ठीक है, आयंस मैंने आपको बताया था, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, उसे हम बोलते हैं आयंस। ठीक है, इसमें मैं मार्क भी करवा देती हूँ, इसमें आप लर्न कर सकते हो कि कंपाउंड्स composed of metals or non-metals contain charged species, जो चार्ज करते हैं, the charged species known as ions। ठीक है, जिसमें नेगेटिव साइंस होता है वो एनायन होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होते हैं। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है ऑलरेडी। आप आयनिक कंपाउंड्स के आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको टेबल इसमें गिवन है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसका रेशियो में जो मास होता है वो 5:2 होता है, 5:2 होता है। ठीक है, केमिकल फार्मूलाज को राइट करना मैंने आपको बताया था, जैसे आपको ये सिंबल्स और आयंस दे रखे हैं। जैसे सोडियम है जिसमें N+ का साइन लग रहा है, जिसकी वैलेंसी जो होगी वो +1 होगी। ऐसी पोटेशियम की +1 होगी। ऐसे ऐसे आपको क्या दे रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं, नेम ऑफ द आयंस एंड सिंबल्स। ठीक है, चलिए ये आप टेबल आप पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको फॉर्मूलेज जो हैं कंपाउंड्स के वो इसमें बोले गए हैं। फॉर्मूलेज हमने अभी जो NCERT क्वेश्चंस किए थे, इंटेक्स किए थे, उसमें हमने सीखा था ऑलरेडी। एक बार और देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इस हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उससे हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोसल्फेट, हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है वैलेंसी, और सल्फाइड की होती है 2, तो H2SO हो जाता है हमारा। ऐसे करके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए। चलिए
अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का, दैट इज़ H2O। तो हमें एटॉमिक मास हाइड्रोजन का पता है 1 होता है, ऑक्सीजन का पता है कितना होता है 16 होता है। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, हाइड्रोजन में आपका 2 लग रहा है तो सबसे पहले हम 2 लगाएंगे, फिर उसके बाद उसका एटॉमिक मास लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन का जितना हमें गिवन है 1 गिवन है 1 लगाएंगे और एटॉमिक मास लगाएंगे 16। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हो कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सेंटेंसेस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेंटेंसेस। जितना भी एटॉमिक मास होता है एलिमेंट्स के अंदर, जितना भी उनका मॉलिक्यूल का आप सम कर दो, प्लस कर दो, तो वो आपका क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। ठीक है, फॉर्मूला में यूनिट मास, ये एटॉमिक मास का ही सम होता है। ठीक है, आपको सिंपली आपको एटॉमिक मास कैल्शियम जैसे आपने ऊपर किया है वैसे वैसे ही आपको बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, फिर आपका मोल कंसेप्ट आ जाता है। मोल कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, 2 फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, बस यही सब चीज़ें इसमें गिवन थी। अगर आप एग्जांपल्स की बात करो मोल कंसेप्ट की तो आप एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 52 ग्राम, दैट इज़ हमें छोटा m गिवन है। ठीक है, गिवन मास हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, मैंने अभी बताया। तो सेम उसी तरीके से आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। गिवन मास आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आपका हो जाता है 4 हीलियम का, He हीलियम का, तो वही आपको डिवाइड कर देना है, बस आपका क्या निकल आएगा, मोल निकल आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन भी है n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एवोकाडो कांस्टेंट या फिर आप एवोकाडो नंबर बोल सकते हो, जो कि इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अमेंडो एवोकाडो। तो उनके नाम पे ही उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया है। ठीक है, उन्होंने इस मोल कंसेप्ट को निकाला है। तो आप ये एग्जांपल्स पढ़ सकते हो। अगर आपको एग्जांपल्स भी चाहिए तो मैं एक वीडियो एग्जांपल्स की बना दूँगी। हमने इंडेक्स क्वेश्चन कर लिए, NCERT सॉल्यूशंस कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स की भी बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है वो आप निकालिए और वैलेंसीज आप निकालिए, मुझे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड कीजिएगा। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।